Hello students, Unit 2nd, Chapter number 6. Topic is phase change on reflection, Stokes law. According to this principle, in the absence of any absorption, a light ray that is reflected or refracted will trace its original path if its direction is reversed. देखो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एक मीडियम लिया हुआ है, ये है रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये है बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है रेयरर को डेंसर से। ये है हमारी इंसिडेंट रे जिसका एम्पलीट्यूड है ए। हमने पढ़ा हुआ है ये 12th क्लास में कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर हम यही देखना चाहते हैं कि ये बाउंड्री हो गई जो सेपरेट कर रही है टू मीडिया को। ये है हमारी लाइट रे जो रेयरर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 लिया है जो कि लो होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है हमने μ2। तो जब ये लाइट रे रेयरर मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है हमने नॉर्मल, तो इसको लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये यहाँ बेंड कर जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है और यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो गई है। जब लॉ ऑफ हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये बेंड कहाँ कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इधर एम्पलीट्यूड कितनी होगी, रिफ्लेक्टेड रे की एम्पलीट्यूड है, इंसिडेंट की थी ए, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर R1 है तो रिफ्लेक्टेड लाइट की एम्पलीट्यूड हो जाएगी AR1 और ट्रांसमिटेड लाइट की एम्पलीट्यूड हो जाएगी AT1। अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो स्टोक्स लॉ की बात करें या फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन इसकी बात करें तो हम इसके लिए जो हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है इसके पाथ में हम एक मिरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो सेकेंड डायग्राम देखेंगे हम अभी। देखो यहाँ पर ये जो लाइट रे है इसके पाथ में मैंने एक मिरर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जब ये लाइट रे मिरर से टकराएगी तो वापस जाना चाहेगी, तो उस पाथ को ही फॉलो करती है। ये प्रिंसिपल होता है रिवर्सिबिलिटी का, कि अगर हम लाइट रे के पाथ में मिरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ को ही रिट्रेस करती है। तो यहाँ से लाइट रे हमारी जा रही थी AR1, मिरर लगाया, इंसिडेंट रे वापस ये हो गई रिफ्लेक्ट AR1। सिमिलरली यहाँ पर लाइट रे जा रही थी AT1, रिफ्लेक्ट होकर वापस ये कितनी जा रही है AT1। तो अब सिमिलरली ये किसको जाएगी, यहाँ पर बाउंड्री पर इंसिडेंट हो गई, सिमिलरली ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। सबसे पहले हम इस लाइट रे की बात करते हैं, तो ये है AR1, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास AR1 इंटू R1 मतलब AR1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो R1 है फर्स्ट मीडियम में और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है T2, क्योंकि जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R1 और ट्रांसमिट होगी तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा T1। और इस मीडियम की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा कितना होगा R2 और इधर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा T2। तो यहाँ से लाइट रे देखो जब गई है तो रिफ्लेक्ट होकर तो ये हो जाएगा AR1 इंटू में R1 मतलब AR1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, तो जब रिफ्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगी इसकी एम्पलीट्यूड AR1 इंटू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर T1, तो ये हो जाएगा AR1 T1। तो ये तो बात की हमने इस रे की। अब जब मैं इस रे की बात करूँगी तो ये लाइट रे की एम्पलीट्यूड कितनी है AT1, तो यहाँ से ये क्या होगी यहाँ पर रिफ्लेक्ट, जब रिफ्लेक्ट हो गई तो इस मीडियम में क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R2 है, तो ये हो जाएगा AT1 इंटू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R2 और यहाँ पर जब ये लाइट रे जाएगी तो ये हो जाएगा AT1 इंटू में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T2। अब देखो ये हमने सारा कुछ बताया इस तरह से होगा। अब अगर हम यहाँ पर इस रे को देखें तो AT1 T2 और AR1 स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या बनानी चाहिए थी,
ए मतलब जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे की एम्पलीट्यूड कितनी थी ए, तो इन दोनों के सम के इक्वल क्या हो जाएगा ए एम्पलीट्यूड, टोटल जो हमारी लाइट रे की एम्पलीट्यूड थी वो, तो ए जो है वो किसके इक्वल लिख देंगे ए R1 स्क्वायर प्लस में ए T1 T2। सिमिलरली जब हम यहाँ पर डायग्राम देखा था तो शुरू में हमारे पास ये इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, तो ये हमारे पास रे नहीं थी। तो इसी तरह से जब इन दोनों का हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि ये कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब लाइट रे किसी मीडियम से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है कि जैसे गई है वो वैसे ही वापस जाएगी, तो इसका मतलब इसका सम क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको ही शो कर रही हूँ। ये देखो, ये मैंने भी शो किया हुआ है, जो बोला था ए R1 स्क्वायर प्लस ए T1 T2 इज इक्वल टू ए T1 T2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस R1 स्क्वायर। टू रेज ऑफ एम्पलीट्यूड ए T1 R1 एंड ए R1 T2 मस्ट कैंसिल ईच अदर, क्योंकि इनका सम कितना होगा 0, तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस R1 के। अभी हमने पीछे लियोड एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या बताया था हमने कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो पाई का फेज चेंज होता है, और कोई भी चेंज नहीं होता जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। तो यहाँ पर ए R1 जो है विल हैव ए फेज चेंज ऑफ पाई ऑन रिफ्लेक्शन वाइल रे ए T1 शैल नोट। अब कंडीशंस देखें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वो कैसे निकालेंगे, जो हमने लियोड मिरर में देखी थी। लियोड मिरर में हमने क्या देखा था कि इसकी जो कंडीशंस थी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के कंडीशंस के अपोजिट थी, तो वो किस तरह से हम बता सकते हैं। देखो, डेल्टा है हमारे पास एक्चुअल पाथ डिफरेंस, जब पाई का फेज चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस λ/2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो डेल्टा प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा इज कंडीशन फॉर ब्राइट इमेज, ब्राइट फ्रिंजेस। तो डेल्टा जो है किसके इक्वल हो जाएगा n लैम्डा माइनस λ/2, तो डेल्टा हो जाएगा 2n माइनस 1 λ/2 फॉर ब्राइटनेस। n इज इक्वल टू 1 2 3 सोन। अगर n इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 λ/2। एंड सेकेंड कंडीशन फॉर डार्कनेस इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, देखो साथ में क्या है, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ नैरो स्लिट। तो ये क्या दिया हुआ है आपको 5100 एंगस्ट्रॉम, दैट इज वेवलेंथ। तो लैम्डा दे रखा है 5100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। From a narrow slit is incident on a double slit if the overall separation of 10 fringes on a screen is 200 centimeter away। तो 200 सेंटीमीटर मतलब कोहेरेंट सोर्स और जो स्क्रीन है उनके बीच का डिस्टेंस, तो कैपिटल डी कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर, और 10 फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के, बीटा हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये सब फॉर्मूलाज आप पुट करोगे और स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी 0.05 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।